चलो भाई, आज अपन पढ़ते हैं मध्यकाल की शुरुआत और दिल्ली सल्तनत। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण है जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था, जिसमें सिंध का राजा दाई शैन ने इनसे पराजित हुआ था। ठीक भाई, मोहम्मद कासिम ने इसमें भाई है ना जो अपना राजा सिंध है, सिंध के क्षेत्र पर राजा दाई पर इसने इस राजा दाई शैन को इसने हराया था। ठीक भाई, इसने मोहम्मद बिन कासिम ने, और 712 ईस्वी में ये भारत में आ गए थे मुसलमान। ठीक भाई, उत्तर भारतीय साम्राज्य अपन देखते हैं। ठीक है, उत्तर भारतीय साम्राज्य मतलब क्या है भाई, के बाद के भारतीय साम्राज्य कौन से थे? तो देखो, एक पाल राजवंश था। तो पाल वंश की स्थापना है जो ये गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। और देखो, 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में पाल शैली का उदय हुआ था। भारत के दो महान कलाकार बिटपाल और धीमान पाल राजवंश के समकालीन थे। दो महान कलाकार कौन? बिटपाल और धमाल थे, जो कि आपके पास में ये बिटपाल और धीमान। अब एक धर्मपाल के बारे में पढ़ते हैं। धर्मपाल के बारे में देखो भाई, धर्मपाल है जो 770 से आपके पास में 810 ईस्वी तक रहा था धर्मपाल। और भारत के दो महान कलाकार, एक बिटपाल था, एक था धीमान। ये तो कलाकार थे जो कि पाल राजवंश के समकालीन थे। तो बिटपाल और धीमान धीमान ये कलाकार थे जो कि पाल राजवंश के समकालीन थे। फिर अपन देखते हैं धर्मपाल। तो धर्मपाल 770 से आपके पास में 810 ईस्वी तक धर्मपाल रहा था। यह धर्मपाल के बारे में विशेषता देखो तो वह एक दृढ़ बौद्ध थे। बहुत ही मतलब कि बहुत कट्टर बौद्ध आदमी था। और उन्होंने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसके शासनकाल के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पलास प्रत्याहारों और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके? धर्मपाल के साथ। कौन सा सवाल ने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके लिए? बौद्धों के लिए आपने गया था। फिर उन्होंने नालंदा और विश्वविद्यालय का भी नालंदा विश्वविद्यालय है उसका भी जीर्णोद्धार करवाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, नालंदा का जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद देखते देवपाल। पालों में अगला आता है अपने पास में देवपाल। तो देवपाल है जो कि एक सुलेमान, एक अरब पर्यटक था। ठीक है, देवपाल कौन था? इसे सुलेमान कहा गया, मतलब कि अरब पर्यटक इसके सुलेमान आया था। उसने राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासक अमोघवर्ष को हराया था। किसने? देवपाल ने राष्ट्रकूट शासक है जो कि इसके पास में अमोघवर्ष को हराया था। वह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। जो देवपाल है, देव जी भगवान के देव की पहाड़ आ गई तो वो सबसे शक्तिशाली हो गया भाई। ठीक है, तो देवपाल है जो पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा है। उसके शासनकाल के बाद में पाल वंश का पतन होने लगा। ठीक भाई, जैसे इसका शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद भाई पाल वंश खत्म होने लगा। अंतिम शासक था जो कि मदन पाल था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? मदन पाल। फिर देखते हैं पालों के पतन के बाद में बंगाल के क्षेत्र में आपके पास में सैन वंश की स्थापना हुई। ठीक है, जैसे पालों का पतन हुआ उसके बाद बंगाल के क्षेत्र में अपने कौन सी सैन वंश की स्थापना हुई? 12वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक भाई, सैन वंश की स्थापना। तो संस्थापक कौन है? सामंत सेन था। ठीक भाई, सैनों का बयान संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। अस्थि संस्थापक तो हेमंत सेन था। अब महान परंपरा है जी को आपके पास में जो महान परंपरा है वो किससे संबंधित थी? सैन वंश से आपके है ना संबंधित थी। क्या भाई? महान परंपरा। अब अंतिम शासक कौन था सैन का? तो लक्ष्मण सेन आपके पास में, ये लक्ष्मण सेन है जो कि आपके पास में देखो सेना का जो संस्थापक था अपन को पता ध्यान रखना है कि सामंत सेन था। और अंतिम था जो कि लक्ष्मण सेन था। फिर देखते हैं अपन चंदेल राजवंश। तो चंदेल राजवंश में देखते हैं अपन पास में बुंदेलखंड के चंदेल थे। ठीक है, ये बुंदेलखंड के चंदेल। फिर देखते हैं 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था चंदेल राजवंश। फिर देखिए चंदेल वंश का संस्थापक है जो छोटे राज्य का शासक ननुक था। तो चंदेलों का कौन था भाई? चंदेल ननुक। तो चौंद है जो नैनो गया था याद रहा चंदेल जो कि इसका शासक था ननुक था। ठीक है भाई, फिर अपन देखते हैं कि चंदेलों ने 9वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में लगभग 500 वर्ष तक मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। उन दिनों बुंदेलखंड क्षेत्र को जजा भुक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक भाई, तो 9वीं और 13वीं शताब्दी में लगभग 500 वर्ष इन देखो भाई कितने वर्ष आए? 9 यानी 4 13, ये लगभग 500 वर्ष। इन 500 वर्ष क्षेत्र में बुंदेलखंड क्षेत्र में, और बुंदेलखंड उन टाइम क्या किया था? जेजा भुक्ति किया था। ठीक भाई, फिर देखो चंदेलों की राजधानी जो कि खजुराहो थी, जिसे बाद में अपन बदलकर महोबा कर दिया। पहले राजधानी क्या थी? खजुराहो, उसे बाद में बदलकर महोबा कर दिया। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के द्वारा बनाए गए। किसके द्वारा बनवाए गए भाई? खजुराहो के मंदिर है जो कि ये आपके चंदेल वंश के द्वारा बनने गए। यूनेस्को स्थल खजुराहो स्मारक समूह नागर शैली में। आप कौन से भाई? नागर शैली। उत्तर भारत में तो नागर शैली होंगे। नागर शैली में निर्मित स्मारकों का समूह है जिसके अंतर्गत कंदरिया महादेव मंदिर, जिसके अंतर्गत अपन कंदरिया महादेव मंदिर आता है। किसमें भाई? खजुराहो की इसी गुफाओं के अंदर या खजुराहो के मंदिर के अंदर कंदरिया महादेव मंदिर आता है। विश्वनाथ मंदिर और कुछ जैन स्मारक आते हैं। ठीक भाई, और चंदेलों ने यह बनाया था खजुराहो के मंदिर। ठीक भाई, फिर अपन देखते हैं कि चंदेल वंश का अंतिम शासक तो था परमार, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? पृथ्वीराज परमार था। ठीक भाई, और परमार को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। फिर देखते हैं अपन मेवाड़ की गुहिल या फिर सिसोदिया वंश। ठीक है, तो गुहिल या गुहिल वंश का संस्थापक था। ठीक भाई, तो गुहिल वंश का संस्थापक था। गुहिल के नाम पे गुहिल वंश पड़ा था। फिर देखते हैं मालवा के परमार।
ठीक है। तो परमारों ने आपके पास में देखो भाई, परमार वैसे तो अंतिम शासक था चंदेलों का, लेकिन परमार एक खुद एक अलग जाति है। तो मालवा की परमार देखते हैं। परमारों ने 1305 ईस्वी तक आपका शासन किया, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर विजय प्राप्त की, ठीक है, तो 1305 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। कब तक? जब तक अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर आपका मालवा पर विजय प्राप्त की, तब तक, ठीक है। फिर परमार के बाद देखिए, परमार वंश के संस्थापक था उपेंद्र या फिर कृष्णराज, परमार वंश के संस्थापक थे, ठीक है। और राजधानी देखिए परमारों की तो मूल रूप से उज्जैन थी, लेकिन धारा नगरी में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर परमारों ने देखो भाई माउंट आबू, भीनमाल, अपना जो राजस्थान है ना, ये परमार यहाँ पर थे, ठीक है। परमारों ने माउंट आबू, भीनमाल, मुख्य रूप से आपके पास में मालवा क्षेत्र पर शासन किया, ठीक भाई। परमाणु इन परमाणु ने इन क्षेत्र पर किया। फिर देखते राजा भोज, तो 1010 से आपके पास में 1055 ईस्वी तक लगभग 45 साल तक इन राजा भोज ने शासन किया था। वह इस परमार वंश का सबसे शक्तिशाली वंश था। अब परमार वंश में भी एक राजा आता है, कौन सा? राजा भोज। राजा भोज अपन क्या बनना, मेरा भाई से संबंधित आपके राजा भोज है, इस टाइप इसे पढ़ रहे हैं, ठीक भाई। तो परमार वंश से संबंधित अपन कौन? राजा भोज, ठीक भाई। तो अपन देखते हैं कि इसके बारे में उन्होंने एक सुंदर झील का निर्माण किया। तो जो राजा भोज था, इन्होंने सुंदर झील का निर्माण किया, जो भोपाल के पास में 250 वर्ग मील से अधिक तक फैली हुई थी। अंतिम राजा था जो कि महलक देव था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। गुर्जर पृथ्वीराज देखते हैं, अंतिम राजा कौन सा था? महलक देव था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था, ठीक भाई। और इन्होंने कौन सा सुंदर झील का निर्माण कहाँ पे करवाया? भोपाल के पास में 250 वर्ग मील से अधिक किसने करवाया? तो भोजराज ने कराया। भोजराज इसके परमार वंश के शासक थे। फिर देखते हैं पास में गुर्जर प्रत्याहार। तो गुर्जर प्रत्याहारों का संस्थापक था जो कि हरिचंद्र थे, ठीक भाई। हरि और चंद्र दोनों के यहाँ पे प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार क्या? हरि और चंद्र है। फिर राजधानी अपन देखते हैं कन्नौज या फिर कानी कुंभज, ठीक भाई। इनकी कौन सी भाई? गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी? कन्नौज या फिर कानी कुंभज थी, और संस्थापक हरिचंद्र था गुर्जरों का, गुर्जर प्रतिहारों का। अब नागभट्ट प्रथम देखते हैं, तो वह राजवंश, ठीक भाई। अब आपको पता चलना चाहिए गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी, ठीक भाई। नागभट्ट प्रथम देखिए, तो वह राजवंश का वास्तविक संस्थापक था, ठीक भाई। वह राजवंश का वास्तविक संस्थापक था, और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने। फिर देखते हैं मिहिर भोज प्रथम, तो वह प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल के दौरान प्रतिहार राजवंश का विस्तार गुजरात से बिहार तक हुआ था। उसने परमाण की उपाधि धारण की। किसने भी? तो हमने मीर भोज प्रथम ने बहुत ही शक्तिशाली शासक हो, बिहार और लगान गुजरात प्रत्यार शासन पहन लिया था, परमाण उपाधि और धारण करी थी। उसके बाद में उन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की। किसने की थी? तो अपने पास मिहिर भोज प्रथम ने आपके भोपाल की शहर की थी। देखो मऊ देख लीजिए, भोपाल याद होगा, ठीक है। उसके बाद एक महेंद्रपाल, तो उसने उत्तर बंगाल और मगध पर प्रतिहार का विस्तार किया। महेंद्रपाल ने क्या किया? उत्तर बंगाल और मगध पर जो प्रतिहार का। अब देखो ये महेंद्रपाल था, ये प्रतिहारों का ये शासक है। उसके बाद एक अल मसूदी एक फारसी यात्री था। अल मसूदी कौन था? एक फारसी यात्री था। इसने महिपाल के प्रथम के काल में भारत का दौरा किया। जो महिपाल प्रथम राजा था उस समय अल मसूदी भारत में आया था। ये फारसी यात्री था। और संस्कृत कवि राजशेखर महिपाल है जो कि प्रथम के दरबार में रहते थे। फिर एक राजशेखर की कुछ पुस्तकें देखते हैं, ठीक है भाई। अब देखो जो राजशेखर है, संस्कृत कवि राजशेखर महिपाल के दो चीजों के बारे में देखो। एक तो महिपाल के शासनकाल में अल मसूदी था, एक था जो ये अल मसूदी फारसी यात्री था, दूसरा था एक राजशेखर, मतलब कि कवि राजशेखर है, ये भी आपके महिपाल को। अब राजशेखर की कुछ पुस्तकें भी देख लो, क्योंकि ये कवि है तो इसने पुस्तकें लिखी होगी। तो एक होगी आपके पास विद साल भंजिका, दूसरी है बाल भारत, तीसरा कर्पूर मंजरी, चौथे बाल रामायण, और पांचवें आपके पास में काव्य मीमांसा। ये सब किसके द्वारा लिखी है? राजशेखर के द्वारा। काव्य मीमांसा होगी, रामायण होगी, बाल भाव रामायण होगी, कर्पूर मंजरी होगी, बाल भारत होगी, और विद्वसाल भंजिका। फिर देखते हैं दिल्ली और अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो चौहानों ने 1101 ईस्वी में अजमेर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, और यह प्रतिहारों के सामंत थे। जो चौहान थे पहले प्रतिहारों के सामंत थे, और सामंतों ने प्रतिहारों को हराकर इन्होंने आप क्या कि चौहान ने 1101 ईस्वी में अजमेर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। संस्थापक कौन थे? तो चौहानों के वासुदेव थे, ठीक है। और वासुदेव एक और था, वो के कर्ण वंश के भी संस्थापक वासुदेव थे, लेकिन चौहानों के भी आपके संस्थापक वासुदेव बने। फिर देखते पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो पिता सोमेश्वर, माता कर्पूरा देवी थी, ठीक है भाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर जी थे, और माता जी थी इनकी कर्पूरा देवी थी, ठीक है भाई। कर्पूरा पूरा पृथ्वी और सोमेश्वर, सोमेश्वर में आप देख लेना पृथ्वीराज, राज का भाई है ना, राज आता है, राज का रस, सोमेश्वर का र, और कर्पूरा, कर्पूरा का भी राज से कर्पूरा देवी, याद कर। फिर आगे पृथ्वीराज चौहान है, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, ठीक है। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। अनंगपाल जो कि तोमर शासक था, उसने पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था, ठीक भाई। अनंगपाल है जो कि उसका नाना वगैरह था, तो ये तोमर शासक था। इसने आपके पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली और अजमेर पर शासन किया था, ठीक है भाई। फिर अपन देखते हैं कि अपने पास में आता है अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का शहर या फिर दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंगपाल ने की। अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की, या फिर दिल्ली का शहर कहते थे इसे। दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंगपाल तोमर ने की थी। पुस्तक आपके पास में पृथ्वीराज राष्ट्र चंद्रभाई के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज राष्ट्र इसके बारे में चंद्रभाई के द्वारा लिखी है।
फिर 1191 में अपन देखते हैं तराइन का फर्स्ट वार देखते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में आपका पृथ्वीराज चौहान जिसमें युद्ध में जीत गया। तराइन का फर्स्ट युद्ध तो आपके पास 1191 में हुआ था। इसमें क्या भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध होता था। पृथ्वीराज चौहान है जो युद्ध जीत गया था, ठीक है। 1192 में तराइन का वार द्वितीय हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध हुआ था और मोहम्मद गौरी की इसमें जीत हो गई थी, ठीक है। फिर देखते हैं अपने पास में मोहम्मद गजनी। अब पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी से पहले पढ़ते हैं मोहम्मद गजनी की इसका बीच में कार्यकाल रहा था जो कि थोड़ा सा छुपा हुआ था। देखो आप मोहम्मद गजनी आज के 1001 से आपके पास में देखो, जैसे 1000 की साल के आगे एक लग जाता है, 1001 से 1027 ईस्वी तक आपके पास में मोहम्मद गजनी रहे थे, ठीक है। कौन आता आपका मोहम्मद गजनी, ये अफजल शासक था और उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ठीक है। पहला आक्रमण राजा जयपाल पर हुआ था जिससे जयपाल युद्ध हार गया और इस युद्ध को आपका वहिंद का युद्ध कहा गया। इस युद्ध किसका कहा गया भाई, वहिंद का युद्ध कहा गया था, ठीक भाई।